हेलो दोस्तों, आप सगळ्यांना मारा घणा घणा राम राम। जय श्री राम। सभी को राम राम सा, श्री राधे राधे। दोस्तों, मैं राजूराम बिरड़ा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, अपने जीवन में पहली बार लाइव टेलीकास्ट आपके सामने बैठा हूं। आज से पहले जितने भी वीडियो आए थे उन सब में मेरी केवल वॉइस आ रही थी और हम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज पहला वीडियो है जिसमें मैं आपके सामने लाइव बैठा हूं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्तमान में जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है, कोविड-19। दोस्तों, कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है जो संपूर्ण विश्व ही नहीं, भारत ही नहीं, राजस्थान में भी पैर पसार चुकी है। और इस महामारी के चलते सभी को समस्याएं उत्पन्न हो रही है और इन्हीं समस्याओं के बीच में इस पर रोकथाम पाने के लिए राजस्थान जो गृह विभाग है, गृह वित्त विभाग जिसे कह सकते हैं, उसके द्वारा समय समय पर कोरोना गाइडलाइंस है वो जारी की जाती है, जो राजस्थान के सभी नागरिकों को मानना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी जो गृह विभाग के द्वारा कोरोना की गाइडलाइन जो हमारे हमारे लिए जो जारी की जाती है, उस गाइडलाइन में क्या क्या है, कब कब गाइडलाइन जारी की गई है, तो मैं दोस्तों बता दूं कि 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, अप्रैल महीने में भी 4 बार दोस्तों गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, जो कि 2021 के सबसे बड़ी गाइडलाइंस में से एक है। और सबसे मतलब इसमें बाध्यताएं इसी में है, इन्हीं में। तो इन गाइडलाइंस पर हम आज चर्चा करेंगे कि हम इन गाइडलाइंस के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, अपना वाहन चला सकते हैं या नहीं चला सकते, अपनी दुकान है या कोई और भी जो कार्य है आप जो करते हैं, उनमें किन किन कार्यों पर बाध्यताएं लगी है, किन किन कार्य को करने के लिए उन पर उनको बंद करवा दिया गया है या किन किन कामों को अभी भी चालू रखा गया है। तो इन बिंदु पर आज हम जो चर्चा है वो विस्तार से करने वाले हैं। दोस्तों, आज में मेरा ये वीडियो पहला ही वीडियो है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने का मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, कोविड गाइडलाइन। हमारे आज इस वीडियो का टॉपिक है कोविड गाइडलाइन 23 अप्रैल 2021। तो दोस्तों, आज मैंने ये चश्मा भी पहना है केवल आपको दिखाने के लिए। तो ये कैसा लग रहा है दोस्तों, आप जरूर बताना। कोविड गाइडलाइन, सबसे पहले नए निर्देशों के अनुसार जो नए निर्देश है, सबसे नवीनतम निर्देश है 23 अप्रैल 2021 को, यानी कल ही प्राप्त हुए हैं। आवश्यक कार्यालय 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति। दोस्तों, अब ये आवश्यक कार्यालय कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो मैं बता दूं कि जो भी राजकीय कार्यालय या सरकारी कार्यालय होते हैं, जिनमें जैसे पुलिस विभाग है, जेल है, होमगार्ड है, कंट्रोल रूम है, वॉर रूम है, नागरिक सुरक्षा है, अभी अग्निशमन है, या जो आपातकालीन सेवाएं हैं, सार्वजनिक परिवहन कह सकते हैं, आपदा प्रबंधन है, खाद्य आपूर्ति है या नागरिक आपूर्ति है, नगर निगम है, नगर विकास न्यास है, विद्युत है, पेयजल है, या जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है या जो आवश्यक सेवाएं होती है, इन आवश्यक सेवाओं से संबंधित या जो कोविड प्रबंधन है, कोविड-19 या कोविड जो महामारी है, कोरोना जो महामारी है, इसकी रोकथाम में से संबंध रखने वाले जो भी सरकारी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों को 4 बजे तक ही खुले रखने के निर्देश है वो राजस्थान सरकार से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई कि कौन कौन से विभाग ऐसे हैं, सरकारी विभाग, जिनको खोलना है या जिनको बंद करना है। तो दोस्तों, इन विभागों के अलावा जो मैंने अभी आपको नाम बताए, जैसे जो कोविड-19 से या कोविड प्रबंधन से संबंधित थे, जैसे पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, या जो खाद्य आपूर्ति से संबंधित है, विद्युत या पेयजल, या कोई जैसे चिकित्सा से संबंधित है या स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, ये विभागों को छोड़कर जो जितने भी बाकी के विभाग है, इन सभी विभागों को दोस्तों क्या कर दिया गया, आवश्यक रूप से 4 बजे तक ही खुले रखने का आदेश प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं कोविड-19 प्रबंधन के अलावा समस्त कार्यालय वो बंद रहेंगे। अगर जो विभाग, कोई विभाग ऐसा है जो ये कहे कि हमें अपना विभाग है उनको चालू रखना है या उनको खोलना है, तो दोस्तों उस विभाग का जो कार्यालय अध्यक्ष है वो दोस्तों जो कहे गृह विभाग जयपुर और संबंधित जो जिला कलेक्टर है उससे लिखित में परमिशन लेकर दोस्तों कार्यालय को खुलवा सकता है अगर आवश्यक हुआ तो। इसके अलावा दोस्तों बात करें ई मित्र की, ई मित्र सेवा की। दोस्तों, आपको पता है भारत में राजस्थान सबसे अच्छी सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी है।
तो ई मित्र सेवाएं एक ऐसी सेवाएं हैं जिसमें सरकार की जितनी भी सेवाएं या जितनी भी योजनाएं हैं उनकी पहुंच एक आम नागरिक तक हो सके, उसके लिए एक आम नागरिक को अपने ही गांव में समस्त योजनाओं और समस्त सेवाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए ई मित्र सेवा है वो प्रारंभ की गई है। तो इसलिए ई मित्र सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, चलती रहेंगी, उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। दोस्तों अब मैं अपना चश्मा उतार देता हूँ, थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो आप सभी अपना ध्यान रखें। बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आमजन के लिए दोस्तों खुले रहेंगे। अब ये दोस्तों कब तक खुले रहेंगे? सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। इसके अलावा दोस्तों बात करें आम नागरिक आवश्यक सेवाएं, जो आम नागरिकों से संबंधित जो आवश्यक सेवाएं होती है उनमें कौन कौन से जो सेवाएं हैं जो खुली रहेंगी या कौन सी सेवाएं जो बंद रहेंगी, उनके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं। जो नवीनतम गाइडलाइंस है, कोरोना गाइडलाइंस जो प्राप्त हुई है गृह विभाग से, उसके तहत किराना, खाद्य पदार्थ, आटा चक्की, पशु चारा, कृषि आदान विक्रेता दुकान जो कृषि सामान से संबंध रखने वाली है, तो दोस्तों ये दुकानें दोस्तों सोमवार से शुक्रवार मतलब सप्ताह में मात्र 5 दिन है वो खुल सकती है, लेकिन इनका समय निर्धारित है। ये दुकानें केवल और केवल सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। तो दोस्तों आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में कोई भी सामान की आवश्यकता हो तो दोस्तों आप बेफिक्र जाकर किराना की दुकान से अपना जो आवश्यक सामान है वो ले आ सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी सामान का स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है, लगातार ये दुकानें अपनी सेवाएं देती रहेंगी, लेकिन शर्त ये है कि ये दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों डेयरी, दूध, मंडियां, फल सब्जियां या सब्जी व फल के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन। तो दोस्तों जो ये सेवाएं हैं जैसे दूध हो गई, मंडियां, फल सब्जियां जो भी ठेले हैं, तो दोस्तों इनकी जो सेवाएं हैं वो प्रतिदिन चलती रहेंगी, लेकिन इनके लिए भी समय की बाध्यता है। ये भी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो मिष्ठान भंडार, सबका चहेता, सबको अच्छी लगने वाली दुकान यही है मिष्ठान भंडार। तो दोस्तों मिष्ठान भंडार कहें या होटल कहें, जिसे हम रेस्टोरेंट भी कहते हैं, जहाँ खाने पीने की सुविधा होती है, तो दोस्तों इनको खोलने की मतलब अनुमति प्रदान नहीं की गई है। तो दोस्तों इसमें भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मिष्ठान भंडार या मिठाई के शौकीन हैं तो आप दोस्तों ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और दोस्तों ऑनलाइन जो ऑर्डर भेजा जाएगा उसकी डिलीवरी भी रेस्टोरेंट वाले कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मिष्ठान भंडार और रेस्टोरेंट को खोलना तो मना है, लेकिन वो केवल होम डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आपको मिठाई चाहिए तो दोस्तों आप ऑर्डर करके, फोन करके उसको डिलीवरी का ऑर्डर देकर दोस्तों उनको कह सकते हैं कि मुझे इतने किलो मिठाई चाहिए, आप उसको पेमेंट कीजिए, वो आपको घर पर डिलीवर करेंगे। अगर ऐसी कोई फैसिलिटी किसी रेस्टोरेंट या मिष्ठान भंडार के पास में अवेलेबल होती है तो। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डिलीवरी है उसकी भी अनुमति रहेगी। ऑनलाइन आप किसी भी प्रकार से अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, किसी भी प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो दोस्तों उसकी डिलीवरी भी आप बाधित हुए बगैर मतलब आप तक पहुंच जाएगी, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। पशु चिकित्सालय समस्त स्टाफ को अनुमति रहेगी। पशु चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो चाहे पशुओं की चिकित्सा हो या मानव की चिकित्सा हो, तो दोस्तों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं है। अब बात करते हैं विवाह समारोह की। दोस्तों विवाह है जखन आप मारवाड़ी में ब्याह कहा, तो दोस्तों ब्याह की बात आ जाए तो दोस्तों सगड़ा के मुंडे कमाने पानी आ जाए जी हमारे भी आ रहे हैं, क्योंकि आज 24 अप्रैल है, 2526 बहुत सारा ब्याह है, लेकिन वो कोरोना आ गयो जबकि बजाऊं सबकी सब मिठाई है जबकि ऊपर आकर पानी फिर गयो। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी आपको भी टेम आसी, आज कोरोना को टाइम है तो आपको भी टाइम आसी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गृह विभाग के द्वारा विवाह समारोह की जो गाइडलाइंस बताई गई है उसके तहत आप अपने अगर आप कोई विवाह समारोह का आयोजन करते हैं तो आप अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही इनवाइट कर सकते हैं। अब दोस्तों कई लोग कहते हैं कि औरतें कहाँ जाएंगी, तो दोस्तों जो ये 50 व्यक्ति है, ये 50 व्यक्ति पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर ही है। हाँ बस शर्त इसमें जो बैंड बाजा या आप डीजे बुलाते हैं, डीजे बजाते हैं ना, तो दोस्तों डीजे वाले के लिए या जो बैंड बाजा गायन वाले होते हैं उनको इसकी छूट रहेगी, इनको 50 व्यक्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसमें एक और कंडीशन डाल दी अपनी बात, उसने कहा है कि 50 व्यक्ति तो आप बुला सकते हैं, लेकिन 50 व्यक्तियों को बुलाने का मतलब ये नहीं है कि आप इन 50 व्यक्तियों को मतलब 24 घंटे या 2-3 दिन आप रख सकें। इसके लिए भी समय की बाध्यता है। आप इन 50 व्यक्तियों को केवल और केवल 3 घंटे तक ही रोक सकते हैं। मतलब आपका जो विवाह समारोह है वो मात्र 3 घंटे तक ही अधिकतम होना चाहिए, 3 घंटे या 3 घंटे से कम।
इसके अलावा दोस्तों बात करें विवाह समारोह के लिए जो कपड़े की सिलाई है या कपड़े का ऑर्डर है या जो आभूषण की जरूरत होती है, आप सबको पता है कि शादी समारोह में कपड़े की सिलाई तथा जो आभूषण है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनकी सेवाओं को भी दोस्तों अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन वह शर्त ये है कि वो केवल होम डिलीवरी होगी। कपड़े की सिलाई करने वाला उसकी डिलीवरी है होम पर आपके घर पर आकर करेगा और तभी वो उसको अनुमति मिलेगी। जैसे आभूषण है तो आभूषण को भी आप ऑनलाइन आप उसे होम डिलीवरी करवा सकते हैं। आप मतलब सुनार को कह सकते हैं कि ये मुझे सामान चाहिए, तो सुनार क्या करेगा, वो आपके घर पर होम डिलीवरी करवा देगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अंत्येष्टि संस्कार, जिसे हम दाह संस्कार भी कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति की अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों गृह विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार आप अधिकतम 20 व्यक्ति है वो अंत्येष्टि संस्कार में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो बहुत अच्छा बने, कम समय में अधिक जानकारी ये फॉर्मूला रहे। तो दोस्तों आगे बात करें निजी वाहन। निजी वाहन किसे कहते हैं, जो पर्सनल गाड़ियां होती है, जैसे मेरे पास में मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर गाड़ी है, तो ये निजी वाहनों में आता है। तो निजी वाहन है कब चला सकते हैं या निजी वाहनों को चलाने की अनुमति रहेगी या नहीं रहेगी। तो निजी वाहन है वो अति आवश्यक होने पर ही हम निजी वाहनों को चला सकते हैं। या इसमें बात करें अगर निजी वाहन आप लेकर कहीं भी जाते हैं तो 50% ही लोग उसमें बैठ सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी वाहन की क्षमता 8 सीटों की है, 8 व्यक्तियों को बैठाने की है, तो आप ड्राइवर सहित 4 ही आदमी बैठ सकते हैं। मतलब 50% यात्री ही उसमें सवार हो सकेंगे। ये ऐसा है इसमें निजी वाहनों में, निजी वाहन हो या सार्वजनिक परिवहन वाहन हो, तो दोस्तों सभी में 50% लोग ही बैठ सकेंगे, ये निर्देश मिले। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर आप निजी वाहन से भी कहीं भी यात्रा करते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपको अपना जो गृह जिला है, जैसे नागौर है या चूरू है या जयपुर है, तो आप अपने जिले को क्रॉस नहीं कर पाओगे। दोस्तों आपको परमिशन नहीं मिलेगी अपने जिले को पार करने की। जिला क्रॉस कौन कर सकता है, केवल अति आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंध रखने वाली या कोई अति आवश्यक सेवाएं, जो माल परिवहन है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का परिवहन करते हैं, उन्हीं को अनुमति रहेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें पेट्रोल पंप की, पेट्रोल पंप कब तक खुलेगा, कब बंद होगा। तो दोस्तों निजी वाहनों के लिए और सार्वजनिक परिवहन या चिकित्सा या जो परिवहन माल वाहन है, इन सब के लिए पेट्रोल पंप भी अलग अलग समय के लिए खुला रहेगा। बात करें निजी वाहन की, तो निजी वाहन के लिए दोस्तों सुबह 7 बजे से 12 बजे तक है पेट्रोल पंप आपको सेवाएं देंगे, इसके बाद में नहीं। लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग है या कहें कि अति आवश्यक सेवाएं हैं जो माल परिवहन करते हैं, तो दोस्तों पर माल परिवहन वाहनों के लिए या सार्वजनिक जो परिवहन वाहन है, जो रोडवेज बसें हैं, इनके ईंधन के लिए दोस्तों पेट्रोल पंप है यथा समय चालू रख सकते हैं। तो दोस्तों ये खुले रहेंगे। अब बात करते हैं सार्वजनिक परिवहन। अगर आप किसी सार्वजनिक वाहन से यात्रा करना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो क्या कंडीशन रहेगी। आप सार्वजनिक परिवहन है वो कर सकते हैं और अगर अति आवश्यक कार्य हुआ तो ही दोस्तों। तो दोस्तों सार्वजनिक परिवहन करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए, जो कि कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट है, जिसमें आप ये लिखा हो कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो दोस्तों उस रिपोर्ट के साथ में ही आप यात्रा कर सकते हैं। एक कंडीशन और है, अगर आप बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की यात्रा करते हैं तो यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन जहां आप उतरेंगे वहां उतरते ही आपको वहां पर 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। क्वारंटाइन का मतलब है आपको वहां पर 15 दिन के लिए रुकना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो माल परिवहन अनुमत रहेगा। जितनी भी प्रकार की जो खाद्य या पदार्थ है या जो किराना का सामान है, ये जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो तो दोस्तों माल परिवहन है, इनको आने जाने की अनुमति रहेगी। इसमें नियोजित व्यक्ति भी अनुमत रहेंगे। मैं कहने का मतलब है जो माल परिवहन है, क्या चल रहा है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो माल परिवहन है वो तो अनुमत रहेंगे। इसके साथ साथ जो माल परिवहन है, इनमें माल को लोड करने अनलोड करने मतलब उतारने या चढ़ाने के लिए जो व्यक्ति काम करते हैं, उनको भी दोस्तों इसकी अनुमति रहेगी कि वो काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसके लिए किसी भी प्रकार की आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे विवाह समारोह, दाह संस्कार हो या आपका माल परिवहन हो या सार्वजनिक परिवहन हो। तो दोस्तों इनके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है, परमिशन इस बार नहीं लेनी पड़ेगी। केवल जैसे विवाह समारोह है तो केवल आपको इसकी सूचना देनी है, किसमें, जो एसडीएम कार्यालय, मजिस्ट्रेट कार्यालय, इंस्टीट्यूटर जो आपका अधिकारी है, जो एसडीएम लेवल होता है, सब डिविजनल ऑफिसर,
उपखंड लेवल का, तो उसको दोस्तों केवल सूचना देनी है, आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो माल परिवहन हो गया। अब है वीकेंड कर्फ्यू। दोस्तों एक शब्द जो बार बार हमारे सामने आ रहा है, वीकेंड कर्फ्यू। वीकेंड होता है सप्ताह, एंड होता है अंतिम दिन या समाप्ति। वीकेंड कर्फ्यू आप सब जानते हैं कर्फ्यू क्या होता है, जिसमें रोक टोक होती है। तो दोस्तों वीकेंड कर्फ्यू का मतलब है कि वीक के अंत में, मतलब सप्ताह के अंत में लगाया जाने वाला कर्फ्यू। तो वीकेंड कर्फ्यू भी वर्तमान में इस गाइडलाइन के अनुसार लगाया जाएगा। तो वीकेंड कर्फ्यू कब से कब तक लगेगा, इसमें क्या बाध्यता रहेगी, ये मैं आपको बताता हूं। तो इसका जो समय वो रहेगा, प्रत्येक जो आपका जो वीक होता है, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 में से जो प्रथम 5 दिन है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तो शुक्रवार 5वें दिन का जो शाम के 6 बजे है, वहां से लेकर शनिवार, रविवार 2 दिन हो गए पूरे, और सोमवार को सुबह 5 बजे तक, मतलब शुक्रवार को शाम 6 बजे से लेकर सोमवार को सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू है वो कंटिन्यू लगा रहेगा। अब इसमें क्या क्या बाध्यताएं रहेगी, मैं जो नाम ले रहा हूं इन सेवाओं के अलावा समस्त प्रकार के वो बाध्यताएं रहेंगी। तो केवल अति आवश्यक सेवाएं वही काम कर सकेंगे, जैसे चिकित्सा की सेवाएं हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, टीकाकरण कराने के लिए आप कहीं भी टीकाकरण स्थल पर जाते हैं तो औद्योगिक गतिविधियां हैं, निर्माण संबंधित गतिविधियां हैं। तो दोस्तों औद्योगिक और निर्माण संबंधित जो गतिविधियां हैं, इनमें आपको परमिट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर इनमें काम करने वाले जो श्रमिक है वो आवागमन करते हैं, तो दोस्तों उनके पास में पहचान पत्र हो तो आवागमन में असुविधा नहीं होगी। अब बात करते हैं एयरपोर्ट पर अगर आप किसी भी बाहरी देश से या कहीं से भी अगर आप जयपुर आते हैं, तो दोस्तों जयपुर अथॉरिटी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको ये पाबंदित किया गया है उनकी, आप प्रत्येक यात्री जो बाहर से आ रहा है उसके आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट है वो देखकर ही उसे घर भेजे, तब तक उसको वहां होल्ड रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ दोस्तों वीकेंड कर्फ्यू की बात कर रहा हूं मैं, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या जो भी सेवाएं हैं, तो दोस्तों इनमें आप केवल आने और जाने के लिए ही आप मतलब यात्रा कर सकते हैं, न कि किसी सामान को लाने के लिए या किसी और चीज के लिए आप यात्रा नहीं कर सकते। किसमें? वीकेंड कर्फ्यू में, क्योंकि कर्फ्यू ऑन है और ऑन होने की स्थिति में आवागमन है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जो बस स्टैंड से घर आ रहा है या घर से बस स्टैंड जा रहा है, इसके लिए सेवाएं जारी रहेगी। अब बात करते हैं राशन की दुकानें बिना अवकाश के खुली रहेगी। जो राशन की दुकानें, उनको किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उनको 7 दिन अपनी दुकान है उसको ओपन रखना है। टीकाकरण है तो टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति रहेगी। टीकाकरण जो वैक्सीन लगाए जा रही है लोगों को, अभी 45 वर्ष से अधिक के लोगों को दोस्तों टीकाकरण जो कोविड वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। तो दोस्तों इस टीकाकरण से संबंधित जो लोग हैं तो दोस्तों वो टीकाकरण स्थल पर जा सकते हैं। समाचार पत्र का वितरण भी किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो केवल सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मात्र 4 घंटे ही समाचार पत्र का वितरण कर सकते हैं। प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षार्थी को यात्रा की अनुमति। अगर कोई परीक्षार्थी है जिसकी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या कोई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो दोस्तों परीक्षार्थी उस परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखा के उस परीक्षा में भाग ले सकता है। बशर्ते उसे परीक्षा में जाने से पहले आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट है वो दिखानी पड़ेगी, जो कि 72 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो। नरेगा श्रमिक जो भी हैं या नरेगा से संबंधित जो जितना भी राजकीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, तो दोस्तों उनको भी अनुमति रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बात रहेगी अनिवार्यता की। अनिवार्य क्या रहेगा? मास्क आपको लगाना कंपलसरी है। नो मास्क नो मूवमेंट। आप बिना मास्क के कहीं भी नहीं जा सकते, चाहे आप किसी भी जगह क्यों न हो, सिवाय आपके घर को छोड़कर। सामाजिक दूरी है आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा अगर आप किसी सार्वजनिक या कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं। तो सार्वजनिक व कार्यस्थल पर थूकना क्या है? निषिद्ध रहेगा। अगर आप थूकते हुए पाए जाते हैं तो दोस्तों आपको जुर्माना लगाया जा सकता है या आपका चालान काटा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो सार्वजनिक स्थानों पर या आप कहें कि जो कार्यस्थल है वहां पर शराब, पान, गुटखा ये सभी खाना क्या है? मनाही है। अगर आप ये खाते पकड़े जाते हैं तो दोस्तों आपका चालान काटा जा सकता है और आपको चालान भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का जो तंबाकू सेवन है, गुटखा है, पान है या जो शराब है, इनका सेवन सार्वजनिक स्थान पर तो कदापि न करें, और मैं तो ये कहूंगा कि आप करें न। आगे बात करें समस्त प्रकार की जो शिक्षण संस्थान है, चाहे निजी हो या सरकारी, उनको बंद करवा दिया गया है। बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं आरबीसी द्वारा स्थगित कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये होंगे नहीं,
ये केवल पोस्टपोन का मतलब होता है कि इनको कुछ आगे खिसकाया गया है। कितना आगे खिसकाया गया है, जल्द ही बोर्ड है वो डेट या जो टाइम टेबल जारी कर देगा। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी अगर 10वीं और 12वीं के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अपना अध्ययन है कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कोविड-19 से संबंधित गृह विभाग राजस्थान द्वारा जारी गाइडलाइन। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने कुछ विचार में आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें कोई गलती हो तो दोस्तों मुझे क्षमा करना। इसका नाम रखा है मैंने कोरोना महामारी पर मेरा एक संदेश। यह एक कोरोना आप सबको पता है एक वैश्विक बीमारी बन चुकी है। इससे बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। जहां तक संभव हो घर पर रहे, अति आवश्यक होने पर ही किसी यात्रा पर जाए और बाहर निकले। अति आवश्यक होने पर ही बाहर जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। अगर आप बाहर जाते हैं तो कोविड-19 से संबंधित गृह विभाग की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं। पानी की बोतल है वो अपने साथ रखें। सामाजिक दूरी है वो बनाए रखनी है। और कानून का पालन है, आपको बाहर कहीं भी अगर जाते हैं तो आपको करना है। इसके अलावा आवश्यक जो निर्देश है जो गृह विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं वो उनकी भी पालना आपको सुनिश्चित करनी है। इसके अलावा अगर आप बाइक लेकर मतलब मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं तो दोस्तों आपको मास्क जरूर लगाना है। ये नहीं कि आपने हेलमेट लगा रखा है तो आप मास्क नहीं लगाएंगे। बिल्कुल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा हो, फिर भी आपको हेलमेट तो पहना ही है। इसके साथ साथ मास्क भी पहनना है। अगर आप फोर व्हीलर या जो क्लोज विंडो मतलब फोर व्हीलर बंद गाड़ी लेकर जाते हैं तो भी आप मास्क जरूर लगाएं। चाहे आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही क्यों न यात्रा कर रहे हैं, आपको मास्क लगाना। नो मास्क नो मूवमेंट, ये दोस्तों आप सबको पता होगा टैग लाइन है इस गाइडलाइन की। तो नो मास्क नो मूवमेंट का मतलब है कि बिना मास्क के कहीं भी नहीं जाना है। तो दोस्तों इसका आप ध्यान रखें। पुलिस के रुकवाने पर शांति से जवाब देवें, बहस न करें। पुलिस किसकी है आप सबको पता है दोस्तों। अब हम पुलिस से बहस करेंगे, क्यों करेंगे? पुलिस किसकी है? हमारी है। पुलिस किसके लिए है? हमारे लिए। किस लिए है दोस्तों? तो पुलिस है हमारी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। पुलिस की वर्दी पहनने वाले या पुलिस की वर्दी वाले अपने ही कोई भाई बहन है, कोई आपका भाई है, कोई मेरा है या किसी और का भाई बहन है, तो दोस्तों है तो अपना ही भाई बहन। तो दोस्तों वो किस लिए? अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए व्यवस्था बनाए रखने का काम वो कर रहे हैं। वो लगातार इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए लोगों को इस गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको रोकते हैं उल्लंघन करने से। तो दोस्तों आप उनका सहयोग कीजिए, न कि उनके साथ में बहस कीजिए। वो एक कोरोना योद्धा है और कोरोना योद्धा के साथ में दोस्तों आपको उनका साथ देना चाहिए। वो लगातार अपनी ड्यूटी पर हमारे लिए लगे हुए हैं। रोप न जाड़े उसके साथ में कि मैं उसका बेटा हूं, उसकी लड़की हूं, वो हूं जो है। आप किसी नेता किसी पीएम की भी क्यों बेटी या बेटा ना हो, लेकिन बहस आपको नहीं करनी है, ये मेरा सुझाव है। दिखावा न करें, कानून का उल्लंघन न करें, पुलिस प्रशासन के आवश्यक निर्देशों का पालन करें। दादागिरी महंगी पड़ सकती है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे देखो दोस्तों, दादागिरी किसे कहते हैं? लोग क्या करते हैं, जैसे बाजार में निकले तो चश्मा पहन लिया और हर किसी को कि पुलिस वाला, अब मेरे सामने पुलिस वालों का ही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चश्मे पहनकर काले काले कांचों वाले जो चश्मे हैं, ये पहन के नई सी बाइक लेके बाजार से निकलना तेज स्पीड से, तो दोस्तों ये दादागिरी है, ये महंगी पड़ सकती है। तो दोस्तों कानून का उल्लंघन बिल्कुल न करें, ये मैं आपको सुझाव दूंगा। दोस्तों आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कुछ अपवाद स्वरूप कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई लड़कियां हैं या कुछ लड़के हैं वो पुलिस के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं। वो मास्क लगाते नहीं है और फिर पुलिस के साथ में बहस करते हैं। तो आप कदापि ऐसा न करें, आप एक जागरूक नागरिक हैं। दोस्तों आगे बात करें, यथासंभव जल्दी वापस घर लौट भी आए। अगर आप घर से किसी काम के लिए अति आवश्यक कार्य होने पर निकले हैं तो आप जल्द ही वापस लौट जाए। आगे बात करें, अपने कपड़ों को जैसे घर लौटते हैं तो अपने कपड़ों को धोकर धूप में सुखा देवें। जैसे आप घर लौटते हैं तो आपके जो कपड़े थे आप बाहर पहन के गए थे, उन कपड़ों को तुरंत धोया, तुरंत स्नान किया, उनको धूप में सुखा दिया, ताकि जो भी कोविड-19 से संबंधित हो सकता है आप किसी ऐसे स्थान पे गए हो जहां कोरोना वायरस का प्रकोप हो, तो दोस्तों उससे अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव रहेगा। आगे बात करते हैं, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपका अधिकार है और इस देश पर हमें गर्व है कि इसमें हमें कितनी बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, लेकिन हम करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। तो दोस्तों जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बने, यथासंभव पीड़ित और गरीबों की सहायता करें। अध्ययनरत छात्र छात्रा अपना अध्ययन है घर पर ही करते रहें, क्योंकि कभी भी आपका एग्जाम है, हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी दोस्त अपनी तैयारी को
जमकर करें। दोस्तों आपके सामने बहुत अच्छा मौका है, आप अच्छी प्रिपरेशन करके आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको पता है कि जैसे ही कोरोना लगा तो सारे स्टूडेंट्स और कोचिंग से जहां भी तैयारी में लगे हुए थे सब कुछ छोड़कर अपने घर में आके मोबाइल लेकर टिकटॉक, टकाटक, मौज, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब में बिजी हो गए हैं। तो आपके सामने ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप इन टकाटक मौज मस्ती को छोड़कर आप अच्छी प्रिपरेशन करें और इससे अच्छे समय को इसका सदुपयोग करें। या जो अच्छा हो या अच्छा बुरा हो, जो भी हो, हमारे सब कुछ अच्छा है। हम ये पॉजिटिव सोच के ही काम करेंगे। हम ये सोचेंगे कि ये कोरोना ने जो लॉकडाउन लगाया है ये मेरे लिए लगाया है, मेरे लिए इसलिए लगाया है कि मैं घर पर बैठकर अच्छी तैयारी कर सकूं। आप ऐसा सोच के अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखें। सोशल मीडिया का केवल सही उपयोग करें, बिना फालतू का मनोरंजन स्टडी वालों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। भ्रामक और झूठी सूचनाएं न भेजें किसी के पास में भी। अगर आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी चलाते हैं, यूट्यूब वगैरह जो भी है, तो आप किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं को आगे फॉरवर्ड न करें। पढ़ाई करने वाली विशेष ध्यान रखें, जिसे टकाटक है, मौज है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रमी प्ले और ड्रीम इलेवन। दोस्तों मैं आपके सामने दो नाम ले रहा हूं। रमी प्ले सबसे पहला, नंबर 2 ड्रीम इलेवन। ये दोस्तों ये कोरोना से भी सबसे खतरनाक जहर है। वर्तमान में युवा पीढ़ी के लिए इससे खतरनाक जहर कोई नहीं है। दोस्तों मेरे सामने लाइव एग्जांपल है, 3 से 4 दोस्त मेरे ऐसे हैं जो 2-2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इनमें कर चुके हैं और मिला क्या, कुछ नहीं। तो दोस्तों ये युवा पीढ़ी है, इन रमी प्ले और ड्रीम इलेवन में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही है। तो मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप इनमें कोई भी जो पैसे हैं इन्वेस्टमेंट न करें। युवा सबसे ज्यादा इसमें पैसे लगा रहा है, अपने आप को इससे बचाएं। इससे बचा पाना भी बहुत अच्छी उपलब्धता है। आज के जमाने में अगर आप इन चीजों से दूर हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक इसका भय है। कोरोना उतना खतरनाक नहीं है जितना कि इसके संबंध में लोगों के द्वारा जो भ्रामक सूचनाएं भेजी जाती है उनको पढ़कर हमें भय होता है। कोरोना से डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें। आगे बात करें, किसी भी प्रकार से लोगों में भय उत्पन्न न करें। कोरोना को लेकर कोई भी जो चर्चा है वो भय उत्पन्न करने वाली न हो, इसका आप ध्यान रखें। लॉकडाउन के चक्कर में किसी भी सामान का स्टॉक है वो न करें। सभी आवश्यक सामान मिलते रहेंगे। आप सबको पता है जो अभी वर्तमान में जो गाइडलाइन आई है इसके तहत किराना की दुकान है वो सप्ताह में 5 दिन खुली रहेगी और सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। तो समस्त प्रकार की जो सेवाएं है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आपको किसी भी सामान का स्टॉक करने की आवश्यकता क्यों है? अगर आप किसी सामान का स्टॉक करते हैं तो दोस्तों उसकी आपूर्ति है वो बाधित होती है। आपूर्ति नहीं होगी, लोगों को सामान नहीं मिलेगा। और अगर आप स्टॉक कर लेते हैं तो उससे कालाबाजारी है वो बढ़ेगी और कालाबाजारी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो दोस्तों आप अपने ही पैरों पे जानबूझकर स्टॉक करके कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो ये आप अपने आप के साथ में गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों आप किसी भी सामान का स्टॉक न करें, ये सामान लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि जो निर्माण सामग्री है, जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, जो आवश्यक सेवाएं है वो सेवाएं लगातार चलती रहेंगी। बाहर से माल आता रहेगा, माल परिवहन है उन पर कोई रोक नहीं है। बाहर से लगातार है वो सामान है वो आता रहेगा, उसकी सप्लाई है वो होती रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको किसी भी सामान का जो स्टॉक है वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये मेरे जो आज के जो मेरे विचार थे, मेरा अनुभव था, जो मेरे सब थे मैं आपके सामने पेश किए मैंने। मुझे पूरी उम्मीद है इसमें किसी भी प्रकार का मैंने कोई भी अपशब्द यूज नहीं किया होगा और आपको जरूर ये चीजें बातें पसंद आई होगी। फिर भी मैं अंतिम शब्दों में एक पंक्ति बोल रहा हूं। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इस अनमोल जीवन का आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों आपके पास में ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने दोस्तों से जो मेरे हम उम्र है, तो दोस्तों वो अपने 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, फर्स्ट ईयर, सेकंड जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स थे, अपने सहपाठी है, उनसे आप फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अपने बड़े जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या रिलेशन वाले हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो सक्सेस जो लोग होते हैं उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, उनका अनुभव है वो ले सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, कैसे उन्होंने बड़ी अचीवमेंट है वो प्राप्त की है। और उनके अनुभव के आधार पर आप भी निष्कर्ष निकालें कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। जो आप करना चाहते हैं, जो आप अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो अचीवमेंट, वो उपलब्धि आपको वर्तमान में आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है इतने प्रयास से संभव है? अगर आप किसी सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो आप अपने आप को देखें कि क्या ये जॉब है मुझे मेरी इतनी सी तैयारी से क्या मुझे मिल सकती है। अगर आपका मन कहे कि हाँ मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहे कि इतनी से नहीं और करनी पड़ेगी तो दोस्तों आज से ही शुरू कर दीजिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊं कि
कहते हैं कि खुद से बड़ा कोई भगवान नहीं है, आप ही सबसे बड़े भगवान हैं। भगवान को उतना पता नहीं है जितना आपको अपने बारे में पता है। समझ रहे मेरी बात? आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, आप अपने सबसे बड़े गुरु हैं। मतलब कोई व्यक्ति है, खुद ही उसका सबसे बड़ा गुरु होता है, खुद ही सबसे बड़ा मित्र होता है, खुद ही सबसे बड़ा भगवान होता है, खुद ही सबसे बड़ा प्रेरणादायक होता है। तो दोस्तों ये चीजें